मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज किताब से पाठ 1 दो बैलों की गाथा प्रेमचंद का लिखा हुआ पाठ। इस पाठ में हमने कल के वीडियो में सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय देखा और पेज नंबर 5 भी पढ़ चुके हैं। अब महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रेमचंद के जीवन परिचय से भी आपको सवाल आएंगे और जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें से भी सवाल आएंगे। अब जो कल पढ़ाया था वीडियो उसमें यह था कि प्रेमचंद ने भारतीय लोगों की क्या क्या विशेषता बताई है और प्रेमचंद पशुओं के प्रति क्या भाव रखते हैं, गधे के माध्यम से समझाइए। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं, तो इसकी तैयारी आप करके रखिएगा जो कि पेज नंबर 5 पर आपको मिल जाएंगे। इस बात से आप निश्चित हो जाइए कि पीछे से प्रश्न आएंगे, है ना। जो हमारी किताब में पीछे पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर लिखे होते हैं तो आप इन पर निर्भर मत रहिएगा, ठीक है, कि यही प्रश्न आएंगे और कुछ नहीं आएगा। आपको बीच में से कहीं से भी प्रश्न बना करके दे दिए जाएंगे और उनके उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि पूरा पाठ आप समझें और फिर उसके उत्तर लिखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज पेज नंबर 6 पर पढ़ना। पेज नंबर 6 में एक दूसरा वाला पैराग्राफ शुरू करेंगे। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी नाम का एक किसान व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 2 बैल हैं, ठीक है, एक का नाम हीरा है, दूसरे का नाम मोती है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ठीक, अब यहाँ पर हीरा और मोती की बात चल रही है, उनका परिचय दिया जा रहा है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही है, उनके आपसी व्यवहार के बारे में बात होगी, उनकी मित्रता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हीरा और मोती के बारे में बात कर रहे हैं। पछाई जाति के थे, ठीक है, बैलों की एक प्रजाति होती है पछाई, ठीक है, तो वो दोनों हीरा और मोती जो थे वो पछाई जाति के बैल थे। देखने में सुंदर थे, दोनों ही का रंग सफेद झकता और दोनों ही चिकने थे और सुंदर थे। काम में चौकस थे, जब भी उनको काम पर लगा दिया जा रहा था काम पर लग जाते थे, कभी भी काम के लिए नाराजगी प्रकट नहीं करते थे। डील में ऊंचे, उनकी हाइट जो थी वो ऊंची थी। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों बैल साथ में रहते थे, तो साथ में रहने से उनके आपसी व्यवहार में बढ़ोतरी हुई और आपसी व्यवहार जो है उनका और भी सुदृढ़ हो गया और भी अच्छा हो गया। अवश्य ही उसमें आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब दोनों जब साथ में बैठते थे तो एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे और एक दूसरे के विचारों को वो समझ जाते थे। अब वो बोलकर तो भाव प्रकट करते नहीं थे, ठीक है, तो वो भी मूक भाषा में, संकेतों में, आंखों की भाषा में वो भी या इशारों की भाषा में वो बातें करते थे और एक दूसरे के भाव को वो समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, ठीक है। अभी ऐसा कहा जाता है कि जीवों में श्रेष्ठ जो होता है वो मनुष्य होता है, लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि मनुष्य अभी भी इस बात से वंचित है कि वो उसे श्रेष्ठता का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि कई बार पशु भी इस तरह से भाव प्रकट करते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। लेकिन मनुष्य कई बार बोलने के बाद भी नहीं समझ पाता, समझाने के बाद भी नहीं समझ पाता, है ना। लेकिन प्राणी जो है, जीव जो है, पशु जो है वो एक दूसरे की भाषा को संकेतों में समझ जाते हैं। तो श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य अभी भी इस बात से वंचित है कि वो ही श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, है ना। पशु जो होते हैं वो एक दूसरे को चाटते हैं, एक दूसरे को सूंघते हैं, एक दूसरे को गले पे गले मिलते हैं, मतलब गर्दन मिलाते हैं और कभी कभी सिंग अड़ाकर भी अपना प्रेम प्रकट करते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, ठीक है। अब प्रेमचंद जी कहते हैं कि दोनों बैल जो है वो आपस में कभी कभी सींग मिला लिया करते थे, मतलब कभी कभी लड़ाई भी कर लिया करते थे,
लेकिन विरोध के भाव से नहीं करते थे, अलग होने के भाव से नहीं करते थे, विग्रह के भाव से नहीं करते थे, क्रोध के भाव से नहीं करते थे, वो विनम्रता के भाव से करते थे, आत्मीयता के भाव से करते थे, मित्रता के भाव से करते थे। एक दूसरे के मेल मिलाप के कारण वो आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते थे, है ना। और एक उसका सुंदर सा उदाहरण और देखते हैं कि हमारे घर में बछड़े जो होते हैं, छोटे छोटे गाय के जो बछड़े होते हैं या भैंस के या बछड़े जो होते हैं, वो आपस में गर्दन टकराते हैं ना, आपस में एक दूसरे को आगे पीछे धकाते हैं। तो उनका जो भाव होता है वो मित्रता का भाव होता है, बचपन का जो भाव होता है वो लड़ाई या ईर्ष्या के भाव से नहीं लड़ते हैं, है ना, वो मित्रता के भाव से लड़ते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेहाल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा दिया करते। नांद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दोनों के व्यवहार के बारे में बात की, दोनों की मित्रता के बारे में बात की है कि जब भी कभी वो हल में जुटते थे या जब भी कभी वो, तो उनका प्रयास ये रहता था कि गाड़ी का वजन या हल का वजन अधिकतर या ज़्यादातर भार मेरे पर आए, मेरे मित्र के गर्दन पर ज़्यादा वजन नहीं जाए, उनका भाव ये रहता था। ठीक है, चलिए पेज नंबर 7 पर आएंगे। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जानता है, कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। ठीक है, गोई ले जाने मतलब उनको थोड़े दिन के लिए भेजना, जैसे गौना करते ना वैसे गोई ना, कि कुछ दिन के लिए उनको काम पर वहां पर भेजा गया था। अब जो था जूरी का साले का नाम है गया जो है जूरी के घर आया था हीरा और मोती को लेने के लिए कुछ समय के लिए, ताकि उसके घर भी काम था बैलों का, तो वो काम करने के लिए काम करवाने के लिए बैलों को लेकर के जाने वाला था। लेकिन हुआ ये कि बैलों को ऐसा लगा कि उनका मालिक जूरी जो है वो हमको बेच दे रहा है ना, गया को बेच दिया इसने, लेकिन ऐसा नहीं था। तो भाई अब बैल को लेकर के वो जा रहा था, लेकिन रास्ते में जब जाते समय जब वो लेकर के जा रहा था तो गया को बैलों को घर तक ले जाने में पसीने छूटे, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत परेशान हुआ था गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अब यहाँ देखना भाई, एक मुहावरा बनता है यहाँ पर कि पर झूली के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो दांतों पसीना आना एक मुहावरा है, ठीक है, दांतों पसीना आना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा परेशान होना, किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना, ये उसका अर्थ है, ये पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो दोनों पीछे पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, अब जब गया उनको लेकर के जा रहा था तो गया उनको मारता हुआ भी लेके जा रहा था, पीटता हुआ लेके जा रहा था, कई बार खींचते हुए लेके जा रहा था, कई बार पीछे से हाँक रहा था। तो वो जितने भी मारते थे, गया उनको मारता था तो वो गर्दन नीचे झुका लेते थे। ठीक है, इस तरह का वो व्यवहार करते हैं। तो अब प्रेमचंद यहाँ पर अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मान लो, है ना, ऐसा होता कि बैलों के पास जुबान होती और वे शब्द बोल पाते तो निश्चित ही वे बैल झूरी से पूछते कि हमें क्यों बेचा जा रहा है, हम गरीबों को क्यों बेचा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चल रहा था तो और काम ले लेते। अब बैल अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं, प्रेमचंद बैलों की तरफ से कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपकी दिन रात सेवा की है, यदि कोई और काम रह गया होता तो आप और करवा लेते हमसे, और मेहनत करवा लेते हमसे, हम आपके यहाँ मेहनत करने को
आप हमें बेच क्यों रहे हैं? यदि ऐसी जुबान होती उनके पास तो जरूर वे पूछते, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करवा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब बैलों की बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी, तो वो कह रहे हैं अपने मालिक से शिकायत करते हुए कहते कि भाई आपने हमें जो भी खिलाया, जो भी दाना पानी दिया, हमने कभी शिकायत नहीं की, जो आपने खिलाया हमने गर्दन नीचे करके खा लिया, कभी आपसे शिकायत नहीं कि हमें सूखा अनाज दे दिया या सूखा चारा दे दिया, सूखा भूसा दे दिया, गीली जगह में बांध दिया, इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं की आपकी तरफ से, तो फिर आप हमें क्यों बेच रहे हैं इसके हाथ में? ठीक है, वो कहते कि हमने आपकी गुलामी कबूल कर ली थी, हमने आपको स्वीकार कर लिया था कि अब आपके यहाँ पर ही हमें मरना है, जब हमने इतना कुछ स्वीकार कर लिया तो फिर आप हमें इस जालिम के पास में क्यों बेच रहे हैं? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब सुबह से उसने हाँकना शुरू किया, सुबह से घर ले जाना शुरू किया, तो शाम होते होते तक वो उनके घर में पहुंच गए, गया के घर में पहुंच गए और एक नई जगह पर उनको बांध दिया गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। नाद मतलब जो गुहान होती है, अपने यहाँ देसी भाषा में उसको गुहान बोलते हैं। ठीक है, बैलों को या पशुओं को जिस बर्तन में, जिस पात्र में चारा रखा जाता है या भूसा रखा जाता है उसको नाद कहते हैं। उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। ठीक है, अब दोनों बैल नई जगह पर चले गए तो उनका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उनके मालिक के प्रति उनका बहुत ही आत्मीय भाव था, बहुत ही एक पारिवारिक भाव था। दोनों अपने परिवार को अपना मालिक दोनों अपने मालिक को अपना सब कुछ मानते थे। ठीक है, तो वे उनके मन में रह कर एक सवाल आ रहा था कि ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मालिक ने हमें बेच दिया। तो वो इस बात से बहुत आहत थे, बहुत विषाद में थे, बहुत अवसाद में थे, बहुत चिंता में थे कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। जब वो नई जगह पर गए तो भूखे तो थे पहले से, लेकिन इस दुख में उन्होंने और भी कुछ नहीं खाया, वहां पर दोनों ने कुछ नहीं खाया। दोनों में अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। ठीक है, दोनों ने आपस में चुपचाप ही बातें कर ली। दोनों कनखियों से देखना मतलब नजरों से देखना है ना, नजरों को इधर उधर पलटाना, तो उसको बोलते कनखियों से देखना। ठीक है, दोनों में अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों में जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। गांव में सोता पड़ गया मतलब जब गांव के सभी लोग सोते हुए नजर आए, उनको ऐसा लगा कि अब सभी लोग सो गए हैं, कोई भी जागने की अवस्था में नहीं है। पगाहे मतलब होता है जिस रस्सी से बैलों को बांधा जाता है। ठीक है, उसको पगाहा बोलते हैं। ठीक है, जैसे नाद होती है ना, नाद के पास में खूंटा होता है, उस खूंटे से बैल को बांधा जाता है या पशु को बांधा जाता है, उस रस्सी को पगाहा बोलते हैं। तो उन्होंने पगाहा तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर उन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई कि एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। पगाहे बहुत ही मजबूत थे, गया के घर के पगाहे बहुत ही मजबूत थे। उम्मीद नहीं थी कि कोई पशु उन पगाहों को तोड़ देगा, लेकिन हीरा और मोती ने उनको एक एक झटके में ही तोड़ दिया और अपने घर की ओर चलते बने। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। ठीक है, झूरी जब सुबह उठा तो उसने देखा, ठीक है, कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव का मतलब होता है जो लकड़ी पर खूंटा जो वहां से तोड़ा करके लेकर आए थे वो लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह ना, ये थोड़ा सा विसंगति वाला शब्द है, क्योंकि विद्रोह अलग होता है, स्नेह अलग होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द है, फिर विलोम शब्द है। तो वो अपने मालिक से स्नेह तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो उससे सवाल जरूर पूछ रहे कि आपने हमें बेचा क्यों था। ठीक है, उनसे नाराज है वो, है ना, उनसे गुस्सा है।
तो उस भाव से वो खड़े हैं उनके सामने। वो रात भर में दौड़ करके झूरी के पास में पहुंच गए थे। ये पशुओं के पास में एक शक्ति होती है, एक स्मृति होती है कि वो अपना रास्ता नहीं भूलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 99% तो ऐसे होते हैं कि वो अपना रास्ता नहीं भूलते, जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वो आ भी जाते हैं अपने घर तक। ये ईश्वर ने उनको शक्ति दी है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गला लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जैसे ही बैलों को झूरी ने सुबह से अपने आंगन में देखा, अपने घर में देखा, तो झूरी ने उनको गले लगा लिया और उनसे स्नेह करने लगा। गांव और घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब देखें कि बैल जो है वो उनके वापस से उनके घर में आ चुके थे, ठीक है। अब जब वो वापस आ गए तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई बैल वापस आ गए हैं अपने मालिक और बैलों के बीच का जो स्नेह था, उस स्नेह को देख करके गांव के लोग भी, घर के लोग भी और मोहल्ले के लोग भी, युवा लोग भी बड़े आनंदित हुए और वो दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बैल अपने मालिक से इतना स्नेह करते हैं कि उसका बिछुआ सहन नहीं कर पाए और पुनः अपने घर में वापस से आ गए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने बैलों का अभिनंदन किया, लोगों ने नई नई योजनाएं बनाई कि इन बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, है ना, उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, उनको तिलक लगाना चाहिए और उनको नए नए मिष्ठान देना चाहिए। इस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन वो सब विफल थी, वो सब एक बातें थी, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 7 तक ही पढ़ते हैं, फिर कल पेज नंबर 8 और 9 अब ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हमारी जूम ऐप के माध्यम से होगी 45 मिनट की, और उसमें आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई जो बैलों से संबंधित सवाल बनते हैं कि झूरी ने बैल बेचे थे या नहीं बेचे थे, या किस भाव से दिया था, या फिर बैलों के मन में अपने मालिक के प्रति विद्रोह की भावना क्यों आई, है ना। इस तरह के सवाल जो आते हैं उनको आप समझिए। बाकी कल और ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।